Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture number 15th of our module Global Marketing. Today's lecture is related to our chapter Global Market Participation or Global Marketing Strategy. We will talk about some of global marketing strategies which we adopt to enter any global market. Before we proceed, let's have a look at what we covered in our last lecture. हम उसकी समरी देख लेते हैं जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे. In our last lecture, our discussion was about marketing research, global marketing research, and some of the topics were discussed in lecture number 13th and remaining were discussed in lecture number 14. As you know कि हम lecture number 14 की समरी देख रहे हैं, उसका recap देख रहे हैं. तो lecture number 14th में हमने start किया था अपना lecture with discussion of collecting primary data. और हमने बात की थी कि in addition to secondary data हम usually यूज़ करते हैं प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा क्या होता है? ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है फॉर सम अदर पर्पस विच इज़ समवट रिलेटेड टू अवर रिसर्च. थोड़ा बहुत हमारी रिसर्च से रिलेटेड होता है उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट डेटा जो कि सेकेंडरी डेटा होता है, लेकिन ये ऑलरेडी यूज डेटा होता है, सेकेंड हैंड डेटा होता है, ये किसी और रिसर्चर ने पहले कलेक्ट किया होता है अपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड. जो प्रॉब्लम उसका था, रिसर्च प्रॉब्लम, उसका जो रिसर्च प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए उसने वो डेटा कलेक्ट किया था. बट प्राइमरी डेटा जो है ये फर्स्ट हैंड डेटा होता है. ये आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड कलेक्ट करते हुए आपकी रिसर्च से ही रिलेटेड होता है. और आप रिसर्चर्स डिज़ाइन करते हैं अपनी स्टडीज़ को. दे कैन डिज़ाइन इट टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा जो कि उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है एंड स्पेसिफिक मार्केटिंग डिसीजंस से रिलेटेड होता है और हेल्प करता है फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू सर्टेन प्रॉब्लम. अब प्राइमरी सोर्सेज जो है जो डेटा के हैं, प्राइमरी डेटा के, वो फ्रीक्वेंटली रिवील करते हैं डेटा जो कि सिंपली आपके सेकेंडरी डेटा सोर्सेज में अवेलेबल नहीं होता. ये आपको कलेक्ट करना पड़ता है. मिसाल के तौर पे एक रिसर्च फर्म ने सर्वे किया ऑन शेविंग हैबिट्स ऑफ पीपल और उन्होंने डिस्कवर किया कि 50% जो मेन हैं कज़ाकिस्तान के वो शेव करते हैं हर रोज़, और जो अज़रबैजान के हैं लोग वो शेव करते हैं वंस अ वीक. अब ये इंफॉर्मेशन सेकेंडरी सोर्सेज में, सेकेंडरी डेटा में अवेलेबल नहीं थी. तो इस रिसर्च फर्म को खुद डेटा कलेक्ट करना पड़ा ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए. अब ग्लोबल मार्केटियर्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डेटा जिसमें इन्वॉल्व होता है डेवलपिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट. अगर आपने डेटा कलेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करना है, देन सिलेक्ट करना है आपको सैम्पल, देन आपको कलेक्ट करना है डेटा, एंड समटाइम्स आपको रिजल्ट्स की एनालिसिस करने के बाद उसको कंपैरिजन करना है अक्रॉस सेवरल कल्चर्स. जब हमने कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा की बात की थी तो हमने डेवलपिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की बात की थी. यूजुअली प्राइमरी डेटा जो कलेक्ट किया जाता है वो सर्वे के थ्रू किया जाता है. फोकस ग्रुप भी होता है, इन डेप्थ इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन भी होती हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की कुछ मेथड्स. बट हम सर्वे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्वेश्चनर ज़्यादा यूज़ करते हैं. रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो कि हैं ये हमारे सर्वे क्वेश्चनर होते हैं, और फोकस ग्रुप प्रोटोकॉल हो सकता है जो कि मल्टीपल मार्केट्स में किया जाते हैं. आप जब भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें
कोई भी स्टडी हो, रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, यू मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन सेवरल एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जो आपके स्टडी को इफेक्ट कर सकते हैं. Even research aimed at single market might be compared at a later date with results of research in any other country. आप पाकिस्तान में जो डेटा गैदर कर रहे हैं या किया है आपने, तो यू कैन कंपेयर इट विद द डेटा जो कि गैदर हुआ है इन एनी अदर कंट्री लाइक इंडिया है या स्वीडन है या ब्राज़ील वगैरह है. एक और चैलेंज जो कि इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करने में आपको फेस करना पड़ता है, दैट इज़ ट्रांसलेशन. समटाइम्स अगर आप पाकिस्तान में डेटा कलेक्ट करें तो आपको जो क्वेश्चनियर्स हैं वो उर्दू में ट्रांसलेट करने पड़ते हैं. अब इंग्लिश टू उर्दू में जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि सेंटेंसेस का मीनिंग ना चेंज हो जाए, वर्ड्स का मीनिंग ना चेंज हो जाए. सो आप ट्रांसलेट करते हैं, अगर इंग्लिश टू उर्दू किया है तो इसका एक जस्ट टू सी के मीनिंग उसका नहीं चेंज हुआ, उस कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, आप एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बैक ट्रांसलेशन करते हैं. बैक ट्रांसलेशन क्या है, आप अपने क्वेश्चनियर को सेकंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, देन उसको अगेन उसको फर्स्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल इंग्लिश से उर्दू में किया, देन उर्दू से इंग्लिश में अगेन ट्रांसलेट करेंगे जस्ट टू फाइंड आउट कि कितनी उसमें चेंजिंग्स आई हैं. इसके लिए आप लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं जो जिनकी मदर टंग उस कंट्री की है जिसकी लैंग्वेज में आपने अपने क्वेश्चनियर को ट्रांसलेट करना है. सो नेटिव स्पीकर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं इन ट्रांसलेशन ऑफ योर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट. एक और जो ट्रांसलेशन की टेक्निक है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, दैट वाज पैरेलल ट्रांसलेशन, जिसमें हमने बात की थी कि 2 और मोर ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करते हैं क्वेश्चनियर को, देन आप रिजल्ट कंपेयर करते हैं और जब कोई अगर डिफरेंस हो तो उसको डिस्कस करते हैं और इश्यूज़ को, डिफरेंसेस को आप रिजॉल्व करते हैं. इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस या कोलिकुलिज्म ये सारे जो हैं ऑफन जो है गलत ट्रांसलेट कर दिए जाते हैं क्योंकि ये इनके मीनिंग सिर्फ या इनकी जो इम्प्लिसिट मीनिंग है वो नेटिव स्पीकर ही जानता होता है जिसकी वो लैंग्वेज है. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस ट्रांसलेशन को अवॉइड करने के लिए एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि बैक ट्रांसलेशन लोकल डायलेक्ट में की जाए सो दैट आपकी जो एरर्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके. इवन विद इन सेम सिटी डिफरेंस इन सोशल क्लास होते हैं जो कि रिजल्ट कर सकते हैं इन यूजेज ऑफ डिफरेंट इडियम्स. ठीक है, तो अब आपको एक सिटी के अंदर भी समटाइम्स ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है. इवन के बेस्ट ट्रांसलेटर जो हैं समटाइम्स वो भी कर जाते हैं मिस्टेक्स, छोटी मोटी उनसे भी एरर्स हो जाते हैं. देन हमने कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा में सिलेक्शन ऑफ सैंपल के ऊपर डिस्कशन की थी. जब हमने सिलेक्शन ऑफ सैंपल की बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि आफ्टर डेवलपिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसलेटिंग एंड प्रूफ रीडिंग द रिसर्चर मस्ट डिटरमिन द अप्रोप्रिएट सैंपल डिज़ाइन. कितना हमारा सैंपल होना चाहिए, सैंपल साइज़ क्या होना चाहिए. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन रेज करें कि कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि अंडर स्टडी है. अब पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ द पीपल जो कि उस जिनके बारे में आप डेटा गैदर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा गैदर कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट के पाकिस्तान में विमेन ख़वातीन जो कि 20 से 30 साल की एज में हैं, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स रिलेटेड टू ज्वेलरी क्या है, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं, कैसे वो मनी स्पेंड करती हैं ज्वेलरी आइटम्स पे. अब यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो तमाम ख़वातीन जो कि 20 years to 30 years ओल्ड हैं, दे विल कंप्राइज माई सैम्पल और देन दे विल कंप्राइज द पॉपुलेशन नॉट द सैम्पल. अब ये तमाम ख़वातीन पॉपुलेशन है. अब इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल द women who are 20 to 30 year old, जो 20 से 30 साल की एज के हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करना, तमाम ख़वातीन जो किसी भी कंट्री में हैं, डेटा कलेक्ट करना इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल. सो हम क्या करते हैं, हम एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, हम लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल
सिलेक्ट करते हैं जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उनसे डेटा गैदर कर लेते हैं एंड देन वो जनरलाइज करते हैं रिजल्ट टू ऑल द पीपल इन द पॉपुलेशन। सो हमारा एक तो ये है कि क्वेश्चन होता है कि पॉपुलेशन अंडर स्टडी क्या है, देन रिसर्चर ये क्वेश्चन करते हैं कि जो हमारा सैंपल है कितना उसका साइज होना चाहिए जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे वो पॉपुलेशन को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है। सो आप एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है जब आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं उस पॉपुलेशन में से। इन ऑर्डर टू हैव अ प्रोबेबिलिटी सैंपल, potential respondent must be randomly selected from frames of or list of the population। अब यूजली रिप्रेजेंटेशन सैंपल की पॉपुलेशन की ज़्यादा तब होती है जब आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप एक लिस्ट को यूज़ करते हुए आप सैंपल में पॉपुलेशन के जितने भी पॉपुलेशन है उसकी लिस्ट लेके उसमें से सैंपल सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, तो रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है सैंपल की और जनरलाइज किए जा सकते हैं उस स्टडी के रिज़ल्ट टू द पॉपुलेशन। सैंपल के जो रिज़ल्ट आएंगे वो पॉपुलेशन पे जनरलाइज किए जा सकते हैं। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक में एडवांटेज ये होता है कि वो इजी होती है, टाइम उस पर ज़्यादा नहीं लगता, सैम्पलिंग फ्रेम रिक्वायर्ड नहीं है, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन नहीं होती उस सैंपल में ज़्यादा, और जनरलाइज रिजल्ट्स आप नहीं कर सकते। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लैक ऑफ अवेलेबल डेटा और इंफॉर्मेशन सब्सटेंशियली interfere with the attempts to use probability samples। अब लिस्ट ऑफ ऑल द जो कि आपके हैं रिस्पोंडेंट्स वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं होते। अब अगर आप पाकिस्तान में आप ट्राई करें फाइंड आउट करने की कि ऑल द वीमेन जो कि लेफ़्ट हैंडेड हैं पाकिस्तान में वो कितनी हैं, कौन कौन है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फाइंड द नंबर ऑफ लेफ्ट-हैंडेड women in Pakistan। Similarly, it will be difficult for you to find out the people who are drug addict in Pakistan। So data इतना sample frame इतना यहाँ पे easily available नहीं होगा। Sampling of larger population वो require करती है availability of detailed census data जिसको हम census tracts कहते हैं, और neighborhood maps from which probability samples can be drawn। but याद रखिएगा कि probability sampling या random sampling techniques are always preferable on non-random sampling techniques या non-probability techniques। देन हमने बात की थी कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे की जा सकती है, सेवरल टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, आप पर्सनल इंटरव्यूज़ जो आप खुद जाके किसी से रिसर्च आपका जो इंस्ट्रूमेंट है क्वेश्चनर वगैरह है वो फिल कराएं, दैट इज़ वन वे कि आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस पर मॉल इंटरसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी जो कि विच इज़ नॉट वेरी मच रिलेटेड टू ग्लोबल मार्केटिंग या ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च, बट यूजली मार्केटिंग रिसर्च में वो यूज़ की जाती है। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो ग्लोबल मार्केटियर्स के लिए इस वजह से बहुत फिजिबल हैं कि आप टेलीफोन पे अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी जगह से डेटा गैदर कर सकते हैं। आप कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूज़ भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जहाँ पे कंप्यूटर प्लस आपके टेलीफोनिक दोनों टेक्नोलॉजीज़ इंटीग्रेटेडली आपको हेल्प करती हैं इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। देन इसके अलावा ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं, आप सर्वेज़ अपने क्वेश्चनेयर्स ईमेल कर सकते हैं रिस्पोंडेंट्स को, पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स को, और वो आपको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप वेबसाइट्स पे अपने क्वेश्चनेयर्स पोस्ट कर सकते हैं। देन आपके फैक्स एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज़ करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव्स टू सर्वेज़ भी हमने डिस्कस किए थे जिसपे हमने बात की फोकस ग्रुप इज़ one alternative to survey, then in-depth interviews is also an alternative to survey, observation is also an alternative to survey। अब when surveys prove difficult to administer, another technique जो कि यूज़ हम करते हैं मार्केटिंग रिसर्च डेटा कलेक्शन के लिए, इसको फोकस ग्रुप कहते हैं। अब फोकस ग्रुप में होता क्या है, ये यूजली कैन बी यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन इन अर्ली स्टेजेस in the development of new product concept,
to gain valuable insight from potential respondents to discuss the product। अब ये यहाँ पे ऐसा होता है फोकस ग्रुप में कि आप 8 से 12 लोग जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो आप पार्टिसिपेंट जो फोकस ग्रुप के हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं एक रूम में, और एक मॉडरेटर हो जाता है जो कि मॉडरेट करता है इस फोकस ग्रुप को। आप क्वेश्चन जो मॉडरेटर है वो फ्लोट कर देता है, इस पे सारा ग्रुप जो है वो डिस्कशन करता है। मॉडरेटर उनके रिस्पॉन्सेज वो नोट डाउन करता रहता है, उनको रिकॉर्ड करता रहता है, और इस तरह आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन व्हाट दे आर थिंकिंग वो आप उससे गैदर करते रहते हैं। सो 6 to 12 पीपल यूजली नॉर्मली इससे छोटा नहीं अप्रिशिएट करते, और इससे बड़ा जो है वो मैनेजेबल नहीं होता। सो 6 to 12, 12 मैक्सिमम एंड 6 मिनिमम, या 8 से 12 आप कर लें तो वो फोकस ग्रुप दैट कुड बी वेरी गुड। ऑफ कोर्स जो कि आपका डिस्कशन लीडर होता है, ही मस्ट स्पीक इन मदर टंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। अगर आप उन लोगों की ज़बान में बात नहीं करेंगे तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू पार्टिसिपेट, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू टेल यू अबाउट देयर रिस्पॉन्सेज। रिप्रेजेंटेटिव्स जो कंपनी के हैं वो समटाइम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रूम में वो प्रेजेंट नहीं होंगे। दे विल बी सिटिंग आउटसाइड, दे मे बी कैमराज के थ्रू वो मोनीटर्स पे चेक कर रहे हों कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और वो वन वे मिरर से देख रहे हों, और थ्रू एनी वे वो फोकस ग्रुप को मोनीटर कर सकते हैं। लेकिन फोकस ग्रुप के साथ सम प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि अब क्रॉस कल्चरल चैलेंजेस होते हैं कि अगर आपने विमेन को फाइंड करना है फोकस ग्रुप में, तो पाकिस्तान में विमेन मे नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट या एग्री ना करें आपके फोकस ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बहुत सारे और कंट्रीज़ जैसे कि जापान है, वहाँ पे इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गेट पार्टिसिपेशन टू क्रिटिसाइज अ पोटेंशियल प्रोडक्ट। वहाँ पे वो मे नॉट बी एबल टू क्रिटिसाइज अ पोटेंशियल प्रोडक्ट, वो इसको लाइक नहीं करते। हाउएवर जो एक्सपीरियंस्ड फोकस ग्रुप कंपनीज़ हैं वो इतनी रिसोर्सफुल हैं कि वो डिफरेंट क्वेश्चनिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकती हैं और बॉडी लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपकी मूवमेंट्स को देखते हुए वो ये फाइंड कर सकते हैं कि आपके रिस्पॉन्सेज क्या है, एक्चुअली आप कहना क्या चाहते थे। अब इसके अलावा फोकस ग्रुप के अलावा इन डेप्थ इंटरव्यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इन डेप्थ इंटरव्यूज़ में 1-to-1 इंटरव्यू होता है, एक रिस्पोंडेंट होता है और एक इंटरव्यूअर होता है। इट कुड टेक मोर देन 1 hour। अब इन डेप्थ इंटरव्यू में रिसर्चर डिटेल में क्वेश्चनिंग करता है, मॉडरेटर वो जो मॉनिटर कर रहा होता है उसको इंटरव्यू को, वो डिटेल में क्वेश्चनिंग करता है अपने रिस्पोंडेंट से या जो पार्टिसिपेंट है इंटरव्यू में, और उसके जो फीलिंग्स हैं, व्हाट ही थिंक्स, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि रीज़न के वो कोई आंसर कर रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है, व्हाट इज़ थिंकिंग। देन फाइनली ऑब्जर्वेशन एक पावरफुल रिसर्च टूल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे अदर टेक्निक्स जो है लाइक क्वेश्चनएयर, फोकस ग्रुप, वो अभी भी टैबू है और डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर हैं। वहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करते हुए भी आपको क्रॉस कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उनको यू हैव टू टेक देम इनटू कंसिडरेशंस। जैसे कि इन क्यूबा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चनएयर्स इन स्ट्रीट इज़ स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, वहाँ पे आप क्वेश्चनएयर नहीं यूज़ कर सकते। फॉरेन मार्केटियर्स वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे क्यूबन बिहेव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे वो उन्हें मॉनिटर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन छुप के देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप स्टेयरिंग कर रहे हों, आपको थोड़ा सा हाइड करके अपने आप को करना पड़ता है। लेकिन ये अप्रोच जो है ऑब्जर्वेशन की आपको बहुत कॉशियसली आप यूज़ करते हैं अनलेस अ रिसर्चर इज़ वेरी फेमिलियर विद द कल्चर। जब तक आप कल्चर से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं, ऑब्जर्वेशंस आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगी और इट मे रिजल्ट इनटू सम अनवांटेड सर्कमस्टांसेस और अनवांटेड रिजल्ट जो कि आप फेस कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन में। देन आपको एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि जब आपका डेटा कलेक्ट हो जाता है, जब आप सक्सेसफुली अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो आप
इसके बाद एनालिसिस करते हैं उसके एनालिसिस के लिए सेवरल टेक्निक्स यूज़ होती हैं। एनालिसिस बाय इन्फ्रेंस हमने डिस्कस किया था। एनालिटिकल टेक्निक्स यूजली हमने डिस्कस करनी थी जो कि हम करते हैं, उसमें यह है कि आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, SPSS, SAS, एमोस वगैरह, ये बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूजली यूज़ करते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा जो कि आपने गैदर किया हुआ है। देन हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन अपनी आउटसोर्सिंग रिसर्च पे की थी कि आप अगर खुद आप रिसर्च नहीं कर सकते, आपकी कंपनी खुद रिसर्च नहीं कर सकती, इफ़ यू योरसेल्फ आर नॉट कैपेबल इनफ to do research, what you can do is you can ask any other company जो research companies हैं, like KC Nelson है, आपकी Gallup है, ये बहुत मशहूर वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं। You can ask them to gather data, analyze data on your behalf. देन हमने स्टडिंग द कंपटीशन के ऊपर डिस्कशन की थी कि कंपटीशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसको आपको स्टडी करना है। ये समटाइम्स आपकी किसी भी कंट्री में एंट्री वहाँ पे डिफ़िकल्ट बना सकती हैं। पोर्टर जो 5 फोर्सेस हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट फोर्स जो थी राइवलरी अमंग द फर्म्स है, जो कि अब यहाँ पे एंट्री आपकी किसी कंट्री में उस वक्त डिफ़िकल्ट हो सकती है अगर वहाँ पे बहुत सारे राइवल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो कंसिडरेबल एक्सटेंट में जो भी किसी भी कंपनी की सक्सेस मार्केट प्लेस पे वो इन्फ्लुएंस हो सकती है बाय फर्म्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड रिस्पॉन्सेज टू इट्स competition. Keeping track of firms competition is an important international research function. आपको research sometimes इसीलिए बहुत important होती है कि आप देख सकें कि क्या हो रहा है अराउंड यू। मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक ऐसा मीन है जो कि आजकल बहुत इन है, वेयर यू वांट टू सी के व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन रिलेटेड टू योर firm, related to your product, related to your customers in the market. इसके लिए आप अपने analysis of competitors बहुत ज़रूरी है। आप monitoring competition जो है आप several ways से करते हैं। ओवरऑल कंपनी की statistics आप देखते हैं कि किसी भी कंपनी की जिसको आप आपके कंपेटिटर हैं उनकी सेल्स और मार्केट शेयर क्या है, उनके प्रॉफिट्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो उसकी स्टडी करें। देन आप इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट होल्ड ऑफ देयर बैलेंस शीट, वो अगर आपको मिल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप उसको यूटिलाइज़ करें। एंड देन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्शन कैपेसिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़, ये अपने कंपेटिटर्स की आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन होगी जिसका आप अगर एनालिसिस करें, आप स्टडी करें तो इट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर योर फ्यूचर डिसीजंस जो आप फ्यूचर में करेंगे। देन मार्केटिंग ऑपरेशंस के बारे में आपको डेटा समटाइम्स कंपेटिटर्स के से रिलेटेड गैदर करना पड़ जाता है, जिसमें टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, एंड सर्विसेज या वारंटी गारंटी ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। देन प्राइसेस एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, आपके कंपेटिटर्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इससे रिलेटेड डेटा भी अगर आप गैदर करते हैं दैट वुड बी वेरी फाइन, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी और बजट्स जो हैं आपके कंपेटिटर्स के उसका आप देखें कि वो उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ अपील्स दे आर यूजिंग, क्या ब्रांड पर्सनैलिटी क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, कौन से ये ट्रेडमार्क्स, रेसिपीज़ या ब्रांड नेम्स रजिस्टर कराने जा रहे हैं, और बजट कितना ये एलोकेट कर रहे हैं। साइज़ एंड टाइप ऑफ सेल्स फोर्स भी देखेगा, अगर सेल्स फोर्स कैसी है, कितनी ट्रेनिंग उसको दी जा रही है, कैसे ट्रेन की जा रही है, एंड कितने इनके पास सेल्स पीपल एम्प्लॉयड हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने कंपेटिटर्स का वो भी आप अगर एनालाइज कर सकें दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। डिलीवरी शेड्यूल्स क्या हैं, कैसे डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट, कितना टाइम लेते हैं, एंड सेल्स टेरिटरी, इनकी जोग्राफिक सेल्स टेरिटरीज़ कौन सी है, जोग्राफिक एरियाज़ कैसे ये डिफ़ाइन करते हैं, कौन से जोग्राफिक एरिया को ये हमने टारगेट करना है। ये सारी फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड आउट कि ये आपका कंपेटिटर मार्केटिंग ऑपरेशंस कैसे अपने
रन कर रहा है, मार्केटिंग ऑपरेशंस इनके हैं क्या, देन फ्यूचर इंटेंशंस ऑफ कंपेटिटर्स, उसके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जैसे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कौन सी न्यू प्रोडक्ट डेवलप की जा रही हैं, कौन से प्रोडक्ट्स कंसेप्ट टेस्ट किए जा रहे हैं, टेस्ट मार्केटिंग कौन से प्रोडक्ट्स की जा रही है। इस तरह की सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको पता चले कि ग्लोबली आप किस टाइप ऑफ कंपटीशन को फ्यूचर में फेस करेंगे। अब सेलुलर सर्विसेज में जो हैंडसेट बनाने वाली फर्म्स हैं लाइक सैमसंग, एप्पल और नोकिया वगैरह, HTC, मोटरोला, ये सोनी, ये सारी कंपनीज़, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखें कि फ्यूचर में किस काइंड ऑफ के स्मार्टफोन्स लॉन्च होने जा रहे हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ इनोवेशंस राइवल्स लेकर आ रहे हैं अपने ब्रांड से रिलेटेड। देन करंट टेस्ट मार्केट्स से रिलेटेड आपको फाइंड करना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग हो रही है, किस तरह टेस्ट मार्केटिंग हो रही है और कहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग हो रही है और क्या उसके रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। शेड्यूल प्लांट कैपेसिटी एक्सपेंशंस भी आप देखें कि क्या इंटेंशंस हैं आपके कंपेटिटर्स की अबाउट बिल्डिंग न्यू प्लांट, मिल्स या फैक्ट्रीज लगाने की क्या इंटेंशन है आपके कंपेटिटर्स की फ्यूचर में, क्या वो सोच रहा है, कैसे क्या करना है। ये आपको अच्छे खासा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है अबाउट व्हाट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। देन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आप देखें उनके, एंड प्लान्ड एंट्री इनटू न्यू मार्केट कंट्रीज़, ये भी आप स्टडी करें। देन कंपेटिटिव बिहेवियर उनका चेक कीजिए कंपेटिटर्स का, जिसमें प्राइसिंग बिहेवियर है कि प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। एंड रिएक्शन टू कंपेटिटिव मूव्स, जो कि पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। इसके साथ आपने इन्वायरमेंटल रिव्यू करना है। हमने जब मार्केटिंग रिसर्च की बात की, इन्वायरमेंटल रिव्यू में हमने डिस्कस किया था कि सेवरल वेरिएबल्स दे कंप्राइज इन्वायरमेंटल, जो कि एनवायरनमेंट जो कि कंपनीज़ का होता है। इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप देखें कि उनकी क्या टारगेट कंट्रीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, GDP, GNP, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम, इंटरेस्ट लेवल, इंडस्ट्रियल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज़ वगैरह, ये सारी आपको इन्वेस्टिगेट करनी है एंड फाइंड आउट करना है वेदर दीज वेरिएबल्स, दीज इंडिकेटर्स आर गुड फॉर योर कंपनी और नॉट। जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आपकी कंपनी वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने जा रही है, उसके लिए क्या ये अच्छी हैं इस इंडिकेटर्स या नहीं है। देन आपको डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट भी आप उस कंट्री का स्टडी कर लें तो दैट वुड बी वेरी फाइन के लोगों की यहाँ पे एवरेज एज क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, इनकम लेवल क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फैमिली लाइफ साइकिल इनकी क्या है और पर इनकी इसके अलावा रिलीजन क्या है, ये सारी चीज़ें। देन सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट भी आप देखें इनकी, उस कंट्री में लोगों की ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर और व्हाट दे थिंक गुड, व्हाट दे थिंक आर द बैड थिंग्स, ये सारा स्टडी आप करें। दैट वुड बी वेरी फाइन फॉर यू कि इनके रिलीजन, एजुकेशन, लैंग्वेज, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें दैट वुड बी पार्ट ऑफ सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। दैन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जिस कंट्री में आप अपने ऑपरेशंस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, अपने आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे लॉज क्या है और ऐसे कौन से लॉज हैं जो आपके कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी स्टडी बहुत ज़रूरी है। देन डेवलपिंग अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे हमारी बात हुई थी कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। कंपनीज़ जो कि ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, ग्लोबल मार्केटर्स हैं, और या जो दूसरी कंपनी जो बनना चाहती हैं, उन्हें देखना है कि वर्ल्ड मार्केट प्लेस में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं और कैसे उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो यूटिलाइज करना पड़ता है। उसके हेल्प से आप फाइंड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो आप फ्यूचर में फेस कर सकते हैं। देन आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट वुड बी अबाउट रिलेटेड टू ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं क्या। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू लिस्ट एंड डिस्क्राइब द 5 reasons why
फर्म इंटरनेशनलाइज के? ऐसी कौन सी 5 रीज़न है कि कंपनीज ग्लोबली अपने ऑपरेशंस लॉन्च करती है? यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोर्न ग्लोबल फर्म्स एंड अदर कंपनीज, के बोर्न ग्लोबल फर्म्स कौन सी हैं या और दूसरी कंपनी से उनका क्या डिफरेंस है. यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अलोन अट्रैक्टिव मार्केट एंड अ ग्लोबली स्ट्रेटजिक वन. आप स्टैंड अलोन अट्रैक्टिव मार्केट और ग्लोबली जो स्ट्रेटजिक मार्केट्स हैं उनमें क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंस है. Then you should be able to cite the advantages and disadvantages of targeting developed countries या developing countries या ट्रांजिशनल इकोनॉमीज को टारगेट करने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. देन यू शुड बी एबल टू लिस्ट एंड डिस्क्राइब द फिल्टर्स यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग नेशनल मार्केट्स के. ऐसे कौन से फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं या किए जा रहे हैं जो कि स्क्रीन करते हैं नेशनल मार्केट्स को. देन यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चूजिंग मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सिमिलरिटी के प्रोज एंड कॉन्स की बेस पे कैसे मार्केट को चूज़ किया जाता है और उसकी बेस पे मार्केट जो सिमिलरिटी है उसको कैसे कंपेयर किया जाता है विद अदर कंपनीज या विद अदर मार्केट्स. चैप्टर ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स इसमें डिस्कस होंगे. वी विल टॉक अबाउट इंटरनेशनलाइजिंग मार्केटिंग ऑपरेशंस, जिसमें हम बात करेंगे अपॉर्चुनिस्टिक एक्सपेंशन की, परसुइंग पोटेंशियल अब्रॉड की, इसके ऊपर डिस्कशन होगी. देन फॉलोइंग कस्टमर्स अब्रॉड के, अगर हमारे कस्टमर्स अब्रॉड चले जाते हैं तो समटाइम्स हम उनको फॉलो करते हुए अब्रॉड जाते हैं. देन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मार्केट ग्रोथ रेट्स एंड ग्लोबलाइजिंग फॉर डिफेंसिव रीजंस एंड बोर्न ग्लोबल भी इसमें डिस्कस होगा. देन ज्योग्राफिक मार्केट चॉइसेस के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे टारगेटिंग डेवलप्ड इकोनॉमीज या टारगेटिंग डेवलपिंग मार्केट्स, एक्सपेंडिंग इन ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया एंड टारगेटिंग लीड मार्केट्स एंड मस्ट विन मार्केट्स. इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. कंट्री सिलेक्शन के ऊपर बात होगी, जिसमें हम द स्क्रीनिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग टारगेट कंट्रीज डिस्कस करेंगे, लिस्टिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा एंड ग्रुपिंग इंटरनेशनल मार्केट्स, इसके ऊपर डिटेल में बात होगी. देन सिलेक्टिंग अ ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, दैट वुड बी पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन इन विच वी विल टॉक अबाउट मल्टी डोमेस्टिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड रीजनल स्ट्रेटजी. इस पे या रीजनल स्ट्रेटजीज पे हम बात करेंगे. So let's start our discussion with internationalizing marketing operation के क्यों कंपनीज अपने ऑपरेशंस को इंटरनेशनलाइज करती है, कंट्री से दूसरे कंट्री में अपने ऑपरेशंस स्प्रेड करती है, एक्सपेंड करती है. इंटरनेशनलाइजेशन होता क्या है? इट इज़ अ टर्म विच वी यूज़ फॉर अ फर्म्स एक्सपेंशन फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक मार्केट टू फॉरेन मार्केट्स. अगर एक कंपनी अपनी डोमेस्टिक मार्केट से फॉरेन मार्केट में अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करती है तो ये जो टर्म्स हैं ये यूज़ की जाती है उसके एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन. अब वेदर टू इंटरनेशनलाइज और नॉट इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट विल फंडामेंटली अफेक्ट एनी फर्म. ये अब स्ट्रेटेजिक लेवल का डिसीजन है कि इंटरनेशनलाइज किया जाए या ना किया जाए, और ये किसी भी फर्म के ऑपरेशन, उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट, उसकी स्ट्रेटजीज, उसकी रिसोर्स एलोकेशन, इस सब चीज़ों को वो अफेक्ट करेगा. टुडे मोस्ट लार्ज कंपनीज ऑपरेट आउटसाइड देयर होम मार्केट्स. तकरीबन सारी ही बड़ी कंपनीज वो इंटरनेशनलाइज करती हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज के तौर पे काम करती हैं. जैसे कि आप देखें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G, यूनिलीवर, इसके अलावा क्राफ्ट फूड्स, पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, कैटरपिलर, और ये कंपनीज सारी इंटरनेशनलाइज हो चुकी हैं, इंटरनेशनलाइजेशन कर चुकी हैं. और बड़ी कंपनीज इनके अलावा बाकी ब्रांड भी जो आपको नज़र आते हैं वो भी ऐसे ही हैं जो कि इंटरनेशनलाइज कर चुके हैं. लेकिन अभी भी इट इज़ यूजफुल फॉर दीज कंपनीज टू कंसिडर देयर मोटिवेशंस फॉर कंटिन्यूड international expansion. For many smaller companies, the decision to internationalize remains an important and difficult one. ये अभी भी उनके लिए difficult है कि whether we should internationalize or whether we should keep our operation
in domestic country. There can be several possible motives behind a company decision to go international and compete in foreign markets. These motives they range from opportunistic to strategic. अब ये motives जो हैं ये opportunistic भी हो सकते हैं और strategic भी हो सकते हैं. हम ये motives देखेंगे. अब opportunistic expansion जो motives हैं वो क्या हैं हम वो देख लेते हैं. Many companies जो हैं opportunistic expansion करते हुए, particularly जो ज़्यादातर companies हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है या बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज में, दे प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स इन ट्रेड जर्नल और इन ऑन इंटरनेट वेबसाइट्स पे अपने कस्टमर तक. दीज मीडिया आर आल्सो रेड बाय फॉरेन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स या फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हु प्लेस ऑर्डर्स दैट आर इनिशियली अनसोलिसिटेड. अब होता क्या, सच फॉरेन ट्रांजैक्शंस आर यूजुअली more complicated and more involved than a routine shipment to domestic customer. अब ये foreign companies को international जो customers को product sell करनी होती है वो थोड़ा सा complicated होता है as compared to selling to domestic customer. Therefore, the firm must decide whether to respond to these unsolicited orders or not. अब जो वेबसाइट पे ऑर्डर्स आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से, वेबसाइट पे आ रहे हैं बिजनेस फॉरेन बिजनेस एग्जीक्यूटिव की तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब कंपनी को डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर दीज unsolicited orders should be fulfilled or not. Some companies वो adopt करती हैं aggressive policy and begin to pursue the foreign customers actively and अपनी products उनको offer कर देती हैं, sell करती हैं. Many have built sizable foreign business by first responding to orders and then adopting a more proactive approach later. और कुछ companies का ये तरीका है कि वो पहले orders जो इस तरह के आते हैं उनको फुलफिल करती हैं एंड देन वो अपनी कंपनीज को इंटरनेशनल लेकर चले जाते हैं. बहुत सारी लार्ज जो इंटरनेशनली एक्टिव कंपनीज हैं उन्होंने अपनी इंटरनेशनलाइजेशन इसी अपॉर्चुनिस्टिक मैनर में की थी. अब परस्यूइंग पोटेंशियल अब्रॉड को हम देख लेते हैं कि कुछ फर्म्स वो मैक्सिमाइज करती हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट को एंड देन डेलिबरेटली वो पोटेंशियल जो है बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको फॉलो करते हुए वो बाहर कंट्रीज में फॉरेन कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस को लॉन्च करती है. अब ये यूजुअली ट्रू है फॉर फर्म्स जैसे कि एनहाइजर बॉश है जिसने अपनी इंटरनेशनलाइजेशन अपनी स्टार्ट की वेरी रिसेंटली, बहुत देर भी नहीं हुई है उसके इंटरनेशनलाइजेशन को. तकरीबन 45% मार्केट शेयर के साथ उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में अपने वो डोमिनेट करी थी मार्केट को, बियर मार्केट को. लेटर ऑन उन्होंने अपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्टार्ट की फ्रॉम 1982. अब वो जापान, चाइना और इस तरह के कंट्रीज में, यूके वगैरह में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. इसके अलावा आप इंटरनेशनलाइज करने का एक और जो रीज़न हो सकता है वो आपका फॉलोइंग कस्टमर अब्रॉड हो सकता है कि एक कंपनी जिसका बिजनेस कंसंट्रेटेड है ऑन फ्यू लार्ज कस्टमर्स, जिसके कुछ बड़े लार्ज कस्टमर्स हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उस कंपनी के लिए द डिसीजन टू इंटरनेशनलाइज इज यूजुअली मेड व्हेन वन ऑफ इट्स की कस्टमर मूव्स अब्रॉड टू परस्यू इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज. अब उसका अगर कोई बड़ा कस्टमर अब्रॉड चला जाता है, अब्रॉड मूव करता है, फॉरेन कंट्री में मूव करता है, तो तब उसको समटाइम्स इंटरनेशनलाइज करना पड़ जाता है. जैसे कि DHL यूएस आर्मी को सर्व कर रही थी, यूएस आर्मी को सर्व करती है. अब जब अफगानिस्तान में यूएस आर्मी मूव हुई तो DHL को भी उसके साथ अफगानिस्तान में मूव अपने ऑपरेशंस करना पड़े क्योंकि यूएस आर्मी उसकी बहुत बड़ी क्लाइंट है जिसको उसने सर्व करना आता है. बहुत सारी जो मेजर यूएस ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, दे हैव एस्टैब्लिश्ड ऑपरेटिंग प्लांट्स अब्रॉड टू सप्लाई देयर कस्टमर्स इन फॉरेन लोकेशन. और अपने कस्टमर्स को फॉरेन कंट्रीज में स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करने के लिए बहुत सारी स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूएसए की अपने ऑपरेशंस को फॉरेन ले जा चुकी हैं. अब सर्विस सेक्टर में भी ये सिमिलर एक्सपेंशन आपको देखने में नजर आती है. जब आपके क्लाइंट ओवरसीज मूव कर जाते हैं तो बहुत सारी सर्विसेज फर्म्स भी अपने ऑपरेशंस को ओवरसीज ले जाती हैं. अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क्स ऑफ मेजर यूएस प्रोफेशनल अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग फर्म जैसे कि डिलॉयट, टोमेटोस, ये मोटिवेटेड हुई थी बाय डिजायर टू सर्विस की डोमेस्टिक क्लाइंट्स ओवरसीज.
अब इनके बड़े क्लाइंट्स जो थे वो ओवरसीज मूव हुए, तो इस कंपनी को ओवरसीज अपने ऑपरेशंस को मूव करना पड़ा। इंटरनेशनलाइजेशन के अदर रीजंस में एक्सप्लॉइटिंग डिफरेंट मार्केट ग्रोथ रेट्स भी है, जिसमें मार्केट ग्रोथ रेट्स जो कि हैं दे आर सब्जेक्ट टू वाइड वेरिएशंस अमंग कंट्रीज। अब ये कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं, किसी कंट्री में ग्रोथ ज़्यादा होती है, किसी कंट्री में कम होती है। जो कंपनी बेस करती है उस कंट्री में जहाँ पे ग्रोथ कम हो रही है उसको competitive disadvantage फेस करना पड़ता है और सफ़र करती हैं, एंड दे मे वांट टू एक्सपेंड इनटू फास्टर ग्रोइंग कंपनीज टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज को लेने के लिए वो फॉरेन कंट्रीज में मूव होती हैं। अब द एरिया ऑफ पैसिफिक रिम जो है, जिसमें आपके कंट्रीज इंक्लूडेड हैं जैसे कि थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, चाइना है, हांगकांग है, जापान है, साउथ कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया वाला, ये सारे इंक्लूडेड हैं। अब इसने रिसेंटली अबव एवरेज ग्रोथ एक्सपीरियंस की है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस की है सिंस अर्ली 1990s से। अब वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हुई है। तो इसका क्या हुआ, इसने प्रॉम्प्ट किया मैनी इंटरनेशनल फर्म्स को टू इन्वेस्ट हैविली इन दिस रीजन। बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स ने देन इस चीज़ को देखते हुए हैविली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री एशिया ने में एक्सपीरियंस की है, उसने ग्रोथ अबव एवरेज more than 12% in China and 7 to 9% in several other Asian Pacific markets। अब इतनी ग्रोथ जब हुई यहाँ पे तो इनॉर्मस ग्रोथ की वजह से बहुत सारी केमिकल बनाने वाली जो वर्ल्ड की फर्म्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप या जापान से रिलेटेड है, उन्होंने अपने ऑपरेशंस इस एरिया जो पैसिफिक रिम कहा जाता है वहाँ पे अपने लॉन्च कर दिए। although the region suffered substantial economic recession 1998, but still many जो कि इकोनॉमीज हैं ऑफ दिस रीजन वो हैवी ग्रोथ कर रही हैं और उन्होंने इस ट्रेंड को अपने लूज नहीं किया। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट बहुत सारी जापानीज कंपनीज जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं उनके लिए टारगेट है फॉर एक्सपेंशन एंड फॉर मूविंग आउट। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ठीक ही है, बहुत कम नहीं है, ग्रोथ भी ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। तो बहुत सारी कंपनीज जो कि बना रही हैं, ड्रग्स बना रही हैं, फार्मास्यूटिकल बना रही हैं जापानीज की, वो परसू कर रही हैं यूएस मार्केट को। व्हेन द मार्केट for a firm's product becomes mature, a company can seek opportunities to enter any other foreign market जहाँ पे product may be not very well known। Sometimes आपकी products किसी एक country में introduction की stage पे होंगी तो किसी और country में वो maturity stage को पहुँच चुकी होती हैं। अब इस कंडीशन में आपने क्या करना है, इस कंडीशन में इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू के जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट मेच्योरिटी की स्टेज पे हैं आप वहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स के लिए न्यू मार्केट्स को सर्च आउट करें। बहुत सारी कंपनीज अब ऐसी मार्केट्स को सर्च करती हैं जहाँ पे अभी उनकी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की गई होती है, अवेयरनेस कम होती है, सो ताकि वहाँ पे अगेन इंट्रोडक्शन फेज से स्टार्ट करके ग्रोथ पे उसको लाया जाए अपनी प्रोडक्ट को। जैसा कि बहुत सारी कंपनीज हैं, फिलिप मॉरिस हो गया, कोको कोला हो गया, पेप्सी कंपनी होगी, ये स्टिल रिलेटिवली इनकी जो टारगेट मार्केट्स हैं पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ देयर प्रोडक्ट है बहुत लो है। विद इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड द रिजल्टिंग इम्प्रूवमेंट इन पर्सनल इनकम इन दीज न्यू मार्केट्स डेवलपिंग कंट्रीज की ये जो कंपनीज हैं दे कैन एक्सपीरियंस सब्सटेंशियल ग्रोथ ओवर टाइम इवन दो एक्सपेंशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स शो लिटिल ग्रोथ। अभी भी इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज ग्रोइंग हैं, वहाँ पे ये अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। अब ग्लोबलाइजिंग फॉर डिफेंसिव रीजन भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है जो कि इंटरनेशनलाइजेशन के लिए कंपनीज को फोर्स करता है। अब समटाइम्स कंपनीज जो पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं होती फॉर परसुइंग मार्केट्स अब्रॉड या पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं होती टू टेक देयर ऑपरेशंस अब्रॉड बट दे डिसाइड टू एंटर द इंटरनेशनल बिजनेस अरीना फॉर प्योरली डिफेंसिव रीजन। उनकी कोशिश ये होती है कि डिफेंड करने के लिए अपनी होम मार्केट्स को वो इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी प्रोडक्ट्स या अपने ऑपरेशंस को लॉन्च करें। जब एक डोमेस्टिक कंपनी वो देखती है कि मार्केट्स
जिसको वो सर्व कर रही हैं वो इन्वेड की जा रही हैं बाय फॉरेन फर्म्स। अब ये कंपनी रिएक्ट कर सकती है बाय एंटरिंग कंपेटर्स होम मार्केट इन रिटर्न। अब अगर यहाँ पे पाकिस्तान में बाहर की कंपनीज आती हैं जो पेट्रोल या लुब्रिकेंट्स वगैरह सेल कर रही हैं, जैसे कि शेल है, टोटल है, तो पीएसओ इन कंपनीज के कंट्रीज में जाके अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर सकता है। जैसे कि पीएसओ अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर सकता है यूरोप में टू काउंटर द थ्रेट ऑफ शेल एंड टोटल, जो कि फ्रेंच फर्म है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, द कंपनी कैन लर्न वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपेटर्स दैट विल हेल्प इन ऑपरेशंस एट होम। जो कंपनीज डिफेंसिव रीजन के लिए फॉरेन जाती हैं, अपने कंपेटर्स के कंट्रीज में जाती हैं, उनको ऐसी इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है जो कि उन्हें डोमेस्टिक कंट्री में हेल्प कर सकती है टू टैकल द थ्रेट ऑफ फॉरेन कंपनी। अब the company can also show down a competitor by denying it the cash flow from its profitable domestic operations. ये वो cash that could otherwise be invested in expansion abroad. अब जब आप उन कंपनीज के कंट्रीज में चले जाते हैं, उन कंपनीज को उनके कंट्रीज में जाके थ्रेट देना शुरू कर देते हैं, थ्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो ये कंपनीज जो हैं इनको समटाइम्स वहाँ पे मार्केट शेयर लूज करना पड़ता है टू फॉरेन कंपेटर जो कि डिफेंसिव रीजन के लिए उनकी कंट्री में आ गया है। अब अगर आप उन कंट्रीज को थ्रेट करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत सारा रेवेन्यू वहाँ से भी जनरेट होता है। ये वो रेवेन्यू जो आपके अगर आप वहाँ पे अर्न ना करते तो आपके कंपेटर्स अर्न कर रहे होते अपने होम मार्केट में, और ये समटाइम्स यही रेवेन्यू, यही प्रॉफिट्स, यही कैश वो अपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारी यूएस की कंपनीज ने अपने ऑपरेशन ओपन किए हैं जापान में टू बी क्लोजर टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपेटर्स, ताकि वो अपने सबसे इम्पोर्टेंट कंपेटर जो जापानीज फर्म है उनके करीब हों। बहुत सारी कंपनीज जैसे कि जीरोक्स है, आईबीएम है, दे यूज देयर लोकल सब्सिडरीज इन जापान टू लर्न न्यू वेज टू कम्पीट विद मेजर जापानीज फर्म्स इन देयर फील्ड्स। अब जीरोक्स और आईबीएम ने आईबीएम जो कि अब तो चाइना ओन करता है लेकिन अमेरिकन ब्रांड है, इन्होंने अपने ऑपरेशंस जापान में जाके ओपन किए ताकि जापानीज फर्म्स को, ये फ्यूजी, कोडेक जैसी फर्म्स को ये थ्रेट कर सकें। और सिमिलरली जो जापानीज पैकेज गुड जॉइंट काओ ने उसने ओपन किया अपना ऑफिस सिंसिनाटी में ताकि वो P&G के हेडक्वार्टर के करीब हो और वो उनकी कंपेटिव मूव्स को देख सके, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, और उनके कंट्री में जाके उनको थ्रेट कर सके, वहाँ पे अपने ऑपरेशंस लॉन्च करे, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे, अपनी सर्विसेज ऑफर करें। अब सीमेक्स जो कि लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड वाइड में, ये जो थी मैक्सिकन कंपनी है, इसने बिगन की इट्स ड्राइव टू इंटरनेशनलाइज बाय एक्सपेंडिंग अक्रॉस इट्स बॉर्डर इनटू यूनाइटेड स्टेट्स। पहले तो उसने अपने एक्सपेंशन की यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। सीमेक्स देन acquired 2 large cement plants in Spain, taking the company into Europe. अब यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सीमेक्स ने बहुत सारे प्लांट्स जो है, बड़े लार्जेस्ट प्लांट्स यूजली जो कि यूरोप में होते हैं, उन्होंने उसमें से 2 बाई किए। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि वो अमेरिका में भी प्रेजेंस होगी एंड यूरोप में भी वो चले गए। Cemex entry into international market occurred partly in response to the invasion of its market by Holder Bank, जो कि स्विस बेस्ड कंपनी है एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है। अब जब सीमेक्स के जो होम कंट्री है वहाँ पे जब होल्डर बैंक ने इन्वेड किया, वहाँ पे अपने ऑपरेशंस लॉन्च किए, तो सीमेक्स मजबूर हुई तो कि अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करे। वो यूएसए गए और देन यूरोप में भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की। अब सीमेक्स हैज सीन एक्सपेंडेड इट्स इंटरनेशनल ऑपरेशंस इनटू अबाउट 20 कंट्रीज एंड नाउ जनरेट्स हाफ ऑफ इट्स इनकम अब्रॉड। अब आफ्टर दिस इन्वेजन जो कि होल्डर बैंक के बाद हुई, होल्डर बैंक ने की, सीमेक्स ने अपनी एक्सपेंशन की और मोर देन 20 कंट्रीज में अब वो एग्जिस्ट कर रहा है और हाफ ऑफ इट्स रेवेन्यू प्रॉफिट्स दे आर जनरेटेड फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स इंस्टेड ऑफ देयर डोमेस्टिक मार्केट। लेट्स टॉक अबाउट द फर्म्स जो कि बोर्न ग्लोबल्स होती हैं। बहुत सारी लार्ज ग्लोबल कॉर्पोरेशंस दे हैव फॉलोड अ सिमिलर सीक्वेंस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। टिपिकली ये जो कंपनीज होती हैं दे डेवलप देयर डोमेस्टिक मार्केट्स एंड देन टेंटेटिवली एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स यूजुअली बाय एक्सपोर्टिंग।
अब एज देयर इंटरनेशनल सेल्स ग्रो दीज कंपनीज ग्रेजुअली एस्टेब्लिश मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑपरेशंस इन मैनी फॉरेन मार्केट्स। अब यूजली इनका तरीका ये होता है पहले अपने होम मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करना, देन फॉरेन मार्केट्स में एंटर होना, यूजली विद द हेल्प ऑफ ये एक्सपोर्ट ही करते हैं। हाउएवर ये जो ट्रेडिशनल पैटर्न है ये सारी कंपनीज फॉलो नहीं करती। सम न्यूअर फर्म्स आर जंपिंग इनटू ग्लोबल मार्केट्स विदाउट गोइंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब कुछ कंपनीज हैं वो स्टार्ट में ही उनके ऑपरेशंस ग्लोबल होते हैं, वो कोशिश करती हैं कि हम स्टार्ट में ही जैसे ही हम इंसेप्शन ऑफ द कंपनी हो हम अपने ऑपरेशंस ग्लोबली लॉन्च करें। वो मोर देन वन कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं और अपने मोर देन वन कंट्री से ऑपरेशन स्टार्ट करती हैं, इन्हें हम बोर्न ग्लोबल्स कहते हैं। अब बोर्न ग्लोबल्स दे रिकॉग्नाइज फ्रॉम बिगिनिंग दैट देयर कस्टमर्स एंड कंपटीशन आर इंटरनेशनल। अब ये स्टार्ट में से ही ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमारा कंपटीशन, हमारा कस्टमर इंटरनेशनल है, हमने उन्हें परस्यू करना है। अब दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर मैनी हाई टेक स्टार्टअप कंपनीज, जो कि बहुत सारी कंपनीज जो हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, नैनो टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर्स, इस तरह की चीज़ें बना रही हैं, वो स्टार्ट में ही अपने ऑपरेशंस ग्लोबल ही करती हैं। लॉजिटेक, जिसके आपने यहाँ पे माउस वगैरह, कीबोर्ड्स वगैरह यूज़ किए होंगे, ये कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस बहुत बना रही हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने मार्केट कवरेज और इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ग्लोबल थी। दिस कंपनी not only opened its sales office rapidly throughout the world but also established factories in countries like China, Taiwan, United States, Switzerland और आयरलैंड जैसी कंट्रीज में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज भी लगाई। इसका रिजल्ट क्या होगा? लॉजिटेक हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग पीसी माउस मेकर। और इसके अलावा इनके आपने वो भी देखे होंगे इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड्स अलोंग विद रिकॉर्ड जो माइक्स वगैरह यूज होते हैं। अब इसका ग्लोबल मार्केट शेयर couple of years ago it was more than 50%. Going global is not a cost free proposition. ये ऐसा नहीं है कि आपके ग्लोबली आप अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर देते हैं लेकिन इसके ऊपर आपकी कॉस्ट नहीं लगती। जो कि इंटरनेशनलाइज करती हैं फर्म्स, उन्हें समटाइम्स बहुत सारी कॉस्ट फेस करना पड़ती है। एक तो ये कि आज फर्म्स इंटरनेशनलाइज कर रही हैं बहुत क्विकली, मोर देन in the past. Today they are internationalizing quickly as compared to the past, but it takes time and money. आपका टाइम भी लगता है और पैसे भी लगते हैं। जैसे कि स्टारबक्स ने एक्सपेंड किया इंटरनेशनली 1996 में उन्होंने स्टार्ट किया। अब फर्स्ट प्रॉफिट उनका जो 2004 था उसको वहाँ पे प्रॉफिटेबल ऑपरेशन हुए जो कि 2004 थे। 1996 में उन्होंने स्टार्ट किया जो कि प्रॉफिटेबल 2004 में। 1650 इंटरनेशनल स्टोर्स हैं जो कि स्टारबक्स के हैं, विच इज इक्वल टू ओनली 7% ऑफ द रेवेन्यू, जो 7% ऑफ द रेवेन्यू जो इंटरनेशनल स्टोर्स हैं वो जनरेट कर रहे हैं। ज़्यादा उनके स्टोर्स का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो नेशनली ही हो रहा है। सो इट इज़ कॉस्टली, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स रिसोर्सेज टू गो ग्लोबल। आप अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन जब करते हैं तो वो आपको एक्सपेंशन, अपने एक्सपेंशन को फाइनेंस करना पड़ता है, उस पर टाइम भी लगता है, मनी भी लगता है। ज्योग्राफिक मार्केट चॉइसेस आपके पास क्या क्या हैं? वंस ए कंपनी commits itself to expanding its business internationally, management is confronted with the task of setting a geographic or regional emphasis. At any one time, a company may decide to emphasize the developed nations of Europe, Japan, America and North America. Alternatively, it may prefer to pursue less developed countries जैसे कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अफ्रीका में है या एशियन में कंट्रीज हैं या पुराना जो रशिया के इर्द गिर्द कंट्रीज हैं इन कंट्रीज को। Others might decide to enter lead or must win markets. अब कुछ वो कंपनीज हैं वो मस्ट विन मार्केट या लीड मार्केट्स को परस्यू करें। अब मैनेजमेंट को डायरेक्ट करने अपने बिजनेस डेवलपमेंट के in such a way that it is particular geographic choices are congruent with companies overall objectives. आपको अपने बिजनेस डेवलपमेंट की इस तरह प्लानिंग करनी है, इस तरह उसको डिज़ाइन करना है स्ट्रेटजीज को कि आपकी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करने में आपकी हेल्प करें। हम ज्योग्राफिक एक्सपेंशन या ज्योग्राफिक मार्केट की चॉइसेस देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है? टारगेटिंग डेवलप्ड कंट्रीज हमारे लिए
किसी भी कंपनी के लिए जोग्राफिकली एक्सपेंड करने के लिए जो सबसे पहली चॉइस होती है वो ये है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज को वो टारगेट कर सकता है। अब डेवलप्ड इकोनॉमीज दे अकाउंट फॉर अ डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज शेयर ऑफ वर्ल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा ये कंबाइंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इनकी होती है, एंड दस दे टेंड टू अट्रैक्ट मैनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज को ये अट्रैक्ट करती हैं। 10 डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड, जापान है, या ऑस्ट्रेलिया है, ये अकाउंट करते हैं 50% ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड को, 70% ऑफ इट्स इनवर्ड इन्वेस्टमेंट एंड 90% ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ 10 कंट्रीज इतना इम्पैक्ट है इनका कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक साइड पे और ये 10 कंट्रीज एक साइड पे, देन ये तब भी इनकी इंटरनेशनल ट्रेड और सारी जो डेटा है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये इनका सब्सटेंशियली हाई है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि कंपनीज दैट सी देमसेल्फ एज वर्ल्ड क्लास मार्केटर्स दे कैन नॉट अफोर्ड टू निगलेक्ट दीज पिवटल मार्केट्स। ये इतनी इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, इनको निगलेक्ट नहीं कर सकती जो कंपनीज ग्लोबली अपने आप को कंपेटिटिव रखना चाहती हैं। फर्म्स जो कि टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बना रही हैं, दे हैव स्पेशली कंसंट्रेटेड देयर एक्टिविटीज इन डेवलप्ड वर्ल्ड। अब IBM या आप देख लें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक, ये सारी कंपनीज जो कि बड़ी कंपनीज हैं IT से रिलेटेड, ये सारी इन्होंने टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ये डेवलप्ड कंट्री में उन्होंने अपने ऑपरेशंस एस्टैब्लिश किए हुए हैं। अगरचे के मोर इंटेंस इन दीज मार्केट्स है आपका, अगरचे के कंपटीशन जो कि है इंटरनेशनल फर्म्स का या लोकल कंपनीज के साथ वो बहुत ज़्यादा है इन मार्केट्स में, बट डूइंग बिजनेस इन डेवलप्ड कंट्री इज़ जनरली प्रेफर्ड ओवर डूइंग बिजनेस इन डेवलपिंग नेशंस, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको ग्रोथ भी ज़्यादा ही होती है बिजनेस की। अब दिस इज़ द प्राइमरी बिकॉज द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ मोर प्रेडिक्टेबल एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इज़ मोर फेवरेबल। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रिस्क हो, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाने का खतरा हो। ये ऐसा नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में हर दूसरे रोज़ यहाँ पे जुलूस निकलता है और बिजनेसेस को तबाह बर्बाद कर देता है। हर दूसरे रोज़ ताहिरुल कादरी साहब अपना एजेंडा लेकर कनाडा से पाकिस्तान आ जाते हैं। ये ऐसी सिचुएशन नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वहाँ पे बिजनेसेस सिक्योर हैं, वो प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टारगेट डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब जो डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग मार्केट्स हैं दे डिफर सब्सटेंशियली फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ बोथ ज्योग्राफिक रीजन एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक development. Markets in Latin America, Africa and Middle East and some parts of Asia, they are characterized by higher degree of risk than markets in developed countries. Because of this less stable economic climate in those areas, a company's operation can be expected to be subject to greater uncertainty and fluctuation. Furthermore, the frequently changing political situations in developing countries, they often affect operating results negatively. As a result, some markets that have experienced high growth for some years may certainly experience drastic reductions in growth. Even so, a recent study वो ये suggest करती है कि the average market value of multinational firms with operations in developing countries is significantly higher than that of multinationals which are not present in such countries. अब डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे क्योंकि डेवलप कर रहे हैं वो कंट्रीज, तो बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे फ्लरिश कर रही है, बट पॉलिटिकल सिचुएशंस वहाँ पे चेंज हो रही हैं और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट वहाँ पे थोड़ा सा इंटेंस होता है। सो इस तरह की चीज़ें दे पोज अ प्रॉब्लम फॉर बिजनेसेस। इन मैनी सिचुएशंस higher risk in these markets is compensated for higher returns largely because competition is often less intense to developing markets. अब developing countries में competition बहुत ज़्यादा नहीं होता, higher return होते हैं, risk भी ज़्यादा होता है, लेकिन जब risk ज़्यादा तो return की भी chances आपके ज़्यादा होते हैं। अब Hyundai है जो कि largest कोरिया car manufacturer है, it has expanded its operations by acquiring or building car plants in countries like Turkey, India, Egypt, Botswana, Eastern Europe वगैरह में इन्होंने अपने operations expand किए। अब Hyundai जो है was particularly attracted to these markets by the lack of intense competition there. अब Hyundai ने अपने operations वहाँ पे इसलिए establish किए कि यहाँ पे competition इतना ज़्यादा नहीं था।
अब एक और जो चॉइस है जो कंपनीज के लिए, दैट इज एक्सपेंडिंग इन ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया, जो कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारी कंट्रीज इमर्ज हुए जो कि फॉर्मर सोवियत यूनियन ब्लॉक का पार्ट थी, जिसमें काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, कजाकिस्तान, ये सारे अपॉर्चुनिटी है मार्केट की एंट्री के लिए फॉर इंटरनेशनल फर्म. अब दिस मार्केट टिपिकली रिप्रेजेंट्स अबाउट 15% ऑफ वर्ल्ड वाइड डिमांड इन गिवन इंडस्ट्री. बहुत सारी कंपनीज जो हैं दे कंसिडर देम एज अ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट. अब unlike other less developed countries, these transitional economies they lack a recent history of free enterprise or commercial law. Still most of them suffer by poorly performing economies. However, the number of firms जो कि इस रीजन में अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करके एडवांटेज ले रही हैं वो ग्रो कर रहा है. अब बहुत सारी कंपनीज जो कि यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, उनमें जनरल मोटर अपने ब्रांड ओपेल के साथ बहुत लीड कर रहा है, जिस इसके बहुत सारे कंट्रीज में, पोलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी वगैरह में इनके ऑपरेशंस है. अब किस तरह के ऑपरेशंस है? कार असेंबली के इनके ऑपरेशंस हैं, न्यू कार प्लांट हैं वहाँ पे इनके लगे हुए हैं, न्यू इंजन एंड कार पेंट से रिलेटेड ये अपने वहाँ पे ऑपरेशंस लॉन्च कर चुके हैं. फोर्ड मोटर का भी ऑपरेशन पोलैंड के अंदर है जो कि कार एंड वैन असेंबली का है. वॉक्सवैगन का ऑपरेशन पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक में है, जहाँ पे ये कार एंड वैन असेंबली से रिलेटेड इनके बिजनेसेस हैं. इसके अलावा इंजन एंड कार प्लांट है, असेंबली गियर बॉक्स के प्लांट है इनके वहाँ पे. अब इन्होंने वहाँ चेक रिपब्लिक में तो स्कूडा को एक्वायर किया है और वहाँ पे न्यू कार प्लांट एंड मॉडल्स वहाँ पे ये अपने लॉन्च कर रहे हैं. फिएट के ईस्टर्न जर्मनी और पोलैंड में ऑपरेशंस हैं जहाँ पे उन्होंने 2 प्लांट्स अपने न्यू अभी इस्टेब्लिश किए हैं. न्यू इंजन एंड कार्स के प्लांट्स हैं उनके. सुजुकी हंगरी में अपने एक्सपेंड कर चुका है ऑपरेशंस, जहाँ पे न्यू कार प्लांट उन्होंने इस्टेब्लिश किया. अब डाइवो ने भी पोलैंड में अपनी ऑपरेशंस इस्टेब्लिश की, जहाँ पे एक्विजिशन उनकी एफएस लुब्लिन की एंड एफएसओ की. अब ये न्यू प्लांट्स एंड मॉडल्स वहाँ पे अपने लॉन्च कर रहे हैं. सो ईस्टर्न जो आपका यूरोप एंड रशिया वगैरह वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें कैडबरी भी सरफहरिस्त है जिसने वहाँ पे रशिया में अपने फर्स्ट प्लांट अपना लगाया है 1997 में. अब इसके अलावा लीड मार्केट्स को भी बहुत सारी कंपनीज टारगेट कर सकती हैं इन ऑर्डर टू ग्रो ग्लोबल. लीड मार्केट्स क्या हैं? लीड मार्केट्स आर यूजुअली मेजर रिसर्च साइट्स as well as the home markets of major global competitors in an industry, जहाँ से बहुत सारी कंपनीज ओरिजिनेट होती हैं. जापान, यूएस, स्विट्जरलैंड, ये सारी लीड मार्केट्स हैं. ताइवान, चाइना वगैरह जहाँ पे आप जा सकते हैं और समटाइम्स आपको जाना पड़ता है. इसके अलावा आपकी मस्ट विन मार्केट्स हैं जो ग्लोबल मार्केटर्स को बहुत ज़रूरी है कि इन ऑर्डर टू ग्रो हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल मार्केट दे शुडंट नेग्लेक्ट दोज मस्ट विन मार्केट्स. फर्स्ट मस्ट विन मार्केट में आपकी चाइनीज़ मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया इज़ बिकमिंग मोर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. सो ये मस्ट विन मार्केट्स हैं जिनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते. ना ही अगर आप अपने ऑपरेशंस आपने वर्ल्ड वाइड करने तो आप इनको परस्यू करेंगे. स्टैंड अलोन मार्केट अट्रैक्टिवनेस. मार्केट अट्रैक्टिव कब होती है? क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी अट्रैक्टिव मार्केट को डिफाइन करते हैं? उसमें मार्केट एंड टारगेट सेगमेंट साइज है, जहाँ पे मार्केट साइज ज़्यादा होगा, कंट्री नंबर ऑफ पीपल कैन जो कि बाय कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, दैट वुड बी अट्रैक्टिव. ग्रोथ रेट उसका ज़्यादा होगा, दैट मेक्स मार्केट अट्रैक्टिव. वहाँ पे हाई ग्रोथ होगी, आप एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, चांसेस ज़्यादा होंगे तो वो मार्केट अट्रैक्टिव होगी. मार्केट शेयर पोटेंशियल अगर आपका ज़्यादा है वहाँ पे तो दैट मार्केट विल बी अट्रैक्टिव. अब कंपेटिटर्स वहाँ पे अगर बहुत कम है और वीक है, मार्केट विल बी अट्रैक्टिव. गवर्नमेंट की तरफ से अगर इंसेंटिव्स हैं आपको बिजनेस करने के लिए, जैसे कि लो टैक्सेस वगैरह हैं और इसके अलावा बहुत सारे प्रोटेक्शन है आपकी कंपनीज को, तो मार्केट वहाँ पे अट्रैक्टिव होगी. इस मार्केट में आपको जाना है. बाइंग पावर ऑफ बायर वहाँ पे अगर कम है और सप्लायर्स की पावर कम है तो मार्केट अट्रैक्टिव है. राइवलरी अमंग द फर्म्स कम है तो मार्केट अट्रैक्टिव है. और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स वहाँ पे अगर कम है तो मार्केट बहुत ज़्यादा है. एंड न्यू एंट्रेंट्स जो हैं, अगर आप समझते हैं कि वहाँ पे चांसेस कम है कि न्यू एंट्रेंट्स आए तो मार्केट वो अट्रैक्टिव है. इन दीज केसेस आप उस मार्केट में अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते हैं. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस
ऑफ मार्केट्स क्या है? ये करंट एंड फ्यूचर बैटल ग्राउंड्स होती हैं जहाँ पे ग्लोबल कंपेटिटर्स इंगेज होते हैं विद ईच अदर। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, यहाँ पे आपके कस्टमर्स होते हैं और यहाँ पे आपके कंपेटिटर्स होते हैं। यहाँ से आपने डेटा गैदर करना है और अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है। एंड दे मे नॉट नेसेसरली भी अट्रैक्टिव एज अ स्टैंड अलोन मार्केट, बट स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट होगी। जैसे बहुत सारी कंपनीज के लिए मे भी वो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उनको कंपेटिटर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो कंपेटिटर्स को थ्रेट देने के लिए वो मार्केट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। सो आपको समटाइम्स वहाँ पे अपने ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़ते हैं। अब टारगेटिंग लीड मार्केट्स, इट वेरीज बाय इंडस्ट्री। मेजर R&D साइट्स लीड मार्केट्स में होती हैं और वहाँ पे डिमांडिंग कस्टमर्स होते हैं जो कि पुश करते हैं फॉर क्वालिटी एंड इनोवेशन। प्लास्टिक के लिए जापान है, टेक्सटाइल क्लोथिंग के लिए इटली और वाइन वगैरह के लिए फ्रांस लीड मार्केट है। Attractiveness of developing markets have been already discussed in this lecture, so we wouldn't go through it again. Challenging of developing markets is also discussed today. So today we have talked about internationalizing marketing operations and geographic market choices, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। This is part 1 of our chapter global marketing strategies. Part 2 will be discussed in next lecture. अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।